हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। कोशिश कर रही हूँ कि आपका जो यूनिट 4 है उसको मैं इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड करा सकूँ। यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश है आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जो कि आपके छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं बीएड सेकेंड ईयर के, उनके लिए जो आपका सब्जेक्ट है पेपर नंबर 2 करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट। ठीक है, तो असेसमेंट वाले का जो पोर्शन है उसको मैं इंग्लिश मीडियम में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज आल्सो नोन एज, यानी जो एनपीसी होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, इसको किस नाम से जानते हैं? कॉची प्रोबेबिलिटी कर्व, गॉसियन प्रोबेबिलिटी कर्व, बाउली प्रोबेबिलिटी कर्व और नन। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? नंबर 1 का गॉसियन प्रोबेबिलिटी कर्व, यानी गॉसियन प्रोबेबिलिटी बोला जाता है किसको? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट शेप इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, सिग्मा और सिग्मा माइनस प्लस ऐसे। ठीक है, यहाँ पर मेन मोड मीडियन होता है डिसाइड। तो बोला गया है व्हाट शेप इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, क्या होता है? हाफ कर्व, राउंड कर्व, बेल कर्व या नन। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बेल कर्व में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नोट करना है आपको। Which of the following is a not commonly referred to as a measure of central tendency for the normal distribution? Mean, mode, median और mid range। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? मिड रेंज। क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है? Which of the following is not commonly referred to as a measure of central tendency? तो सेंट्रल टेंडेंसी में हम 3 चीज़ों को मेजर करते हैं, कौन कौन से? मीन, मोड एंड मीडियन को, मिड रेंज को इंक्लूड नहीं करते हैं। और सेंट्रल टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी इज आल्सो नोन एज द एवरेज। ओके, सो एवरेज मीन्स सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ सेंट्रल टेंडेंसी को 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है, मेन, मोड एंड मीडियन। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following is not true of normal distribution? The curve is bell shape। तो ये तो ट्रू है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कैसा होता है? कर्व शेप में। बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया which is not true। ओके, नेक्स्ट देखना, द कर्व इज असिमेट्रिकल। कर्व कैसा होता है? असिमेट्रिकल होता है। तो यही आपका रॉन्ग मिल गया। कर्व कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है। देखो जैसे मैंने आपको ये बेल शेप में दिखाया, तो जितना कर्विंग जितना यहाँ पर होगा ये पोर्शंस उतना यहाँ पर भी होगा, जितना शेप इधर जाएगा वही शेप इधर रहेगा। तो दोनों कैसे होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। बट यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन क्या दिया? कर्व इज असिमेट्रिकल। तो यही आपका क्या हो जाएगा? नॉट ट्रू हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वेयर कैन बी लोकेट द मीन इन द नॉर्मल कर्व? टू द लेफ्ट पोर्शंस, टू द राइट पोर्शंस, एट द सेंटर, नन। क्या पूछा गया? मीन को कहाँ पर लोकेट कर सकते हैं? तो मीन को हमेशा कहाँ लोकेट करते हैं? सेंटर में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एनपीसी की मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की वीडियो मैंने डाल रखी है, 10-15 मिनट की होगी, तो उसको एक बार आप देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हो जाएंगे। द सिमेट्रिक of normal distribution about its mean indicate that the symmetry of normal distribution about its means indicate that the distribution is bell shaped, the two tail extended indefinitely on either side of the mean, the area under the curve on both side of the mean is equal, all of the above। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। यानी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? बेल शेप में होता है। द टू टेल एक्सटेंड इन डिफिनाइट आइदर साइड ऑफ द मेन। ठीक है, तो ये जो टू टेल है ये आइदर साइड द मेन ये एक्सटेंड कर सकती हैं। एरिया अंडर द कर्व ऑन बोथ साइड ऑफ द मेन इज इक्वल। तो ये मेन के दोनों साइड जो एरिया होती हैं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कर्व of dash distribution in unimodal and bell shaped with the highest point over the mean, Poisson, normal, binomial or none। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन यूनिमॉडल एंड बेल शेप्ड विद द हाईएस्ट पॉइंट ओवर द mean। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मोड एंड मीडियन इक्वल, जीरो, नॉट इक्वल, नॉन। तो क्या होता है? जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनमें मीन, मोड एंड मीडियन ये तीनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। सो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन
फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन इज इक्वल टू 20 देन इट्स मोड। सो अभी मैंने आपको बोला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन। ओके, तो ये याद रखना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए मीन मोड मीडियन तीनों ही इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया इफ मीन इज 20 देन व्हाट विल बी द मोड, तो मोड कितना हो जाएगा, ये भी आपका 20 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ए। इन नॉर्मल कर्व बोथ हाफ्स आर, बोथ हाफ्स कैसे होते हैं नॉर्मल कर्व में, इक्वल होते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। द रेंज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका रेंज 0 to 1, 0 to इन्फानाइट, -1 to +1, माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। कोरिलेशन कॉफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज अ मेजर ऑफ देयर रिलेशनशिप, जो कोरिलेशन कॉफिशिएंट होता है टू वेरिएबल्स का, वो किनके बीच का इज कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज अ मेजर ऑफ देयर रिलेशनशिप, ट्रू, फॉल्स, नन या कैन नॉट बी सेड। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। यानी कि जो कोरिलेशंस होते हैं ये टू वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को शो करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस लाइज बिटवीन, जो कोफिशिएंट है कोरिलेशंस का, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 to 1, 0 to इन्फानाइट, -1 to +1, -3 to +3। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा -1 to +1 होगा। ठीक है, -1 to +1 होगा, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन r इज इक्वल टू 0 कोरिलेशन इज, r का मतलब होता है कि जो रैंक है, ठीक है, कोरिलेशंस को r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, p से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है इफ r इज इक्वल टू 0 देन कोरिलेशन इज एब्सेंट, प्रेजेंट, नॉन सेंस या नॉन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, एब्सेंट। r इज इक्वल टू 0 देन कोरिलेशन इज एब्सेंट। एंड व्हेन r इज इक्वल टू +1, देखो एक होता है एब्सेंट, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। ठीक है, तो r इज इक्वल टू जब +1 है तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। r इज इक्वल टू -1 तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट निगेटिव हो जाएगा। इन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट द एसोसिएशन नीड नॉट बी लीनियर, ट्रू, फॉल्स, बोथ या नन। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। यानी इन रैंक कोरिलेशंस कोफिशिएंट द एसोसिएशन नीड नॉट बी लीनियर। द कोरिलेशंस बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस, जो शू साइज है और जो इंटेलिजेंस है इनके बीच में जो कोरिलेशंस होता है वो क्या है, निगेटिव है, 0 है, पॉजिटिव है या नन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 0 कोरिलेशंस होता है इनके बीच में। रैंक कोरिलेशन वाज गिवन बाय, रैंक कोरिलेशंस को किसने दिया है, AM मूड, कैंडिल, LF मास, चार्ल्स स्पीयरमैन। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा चार्ल्स स्पीयरमैन ने ही रैंक कोरिलेशंस को डिफाइन किया था। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है देयर आर डैश टाइप ऑफ कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेस पर कितने रैंक ऑफ कोरिलेशंस होते हैं या कोरिलेशंस कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, 2, 3, 4 एंड 5। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। The coefficient of correlation cannot be positive, cannot be negative, is always positive, can be either positive or negative। ठीक है, तो जो coefficient of correlations होता है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। Correlation is depicted by द सिंबल, कोरिलेशंस को किस सिंबल से हम डिपिक्ट करते हैं यानी शो करते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। आर से भी इसको करते हैं, पी से भी करते हैं। तो आर यहाँ पर आपका दिया, आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज 15 to 20 देन फाइंड इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, जो क्लास इंटरवल है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का वो कितना है, 50 to 20 है। इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, लोएस्ट स्कोर ऑफ क्लास इंटरवल प्लस हाईएस्ट स्कोर ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाई 2। तो 15 + 20 करेंगे, कितना आ जाएगा 35, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 17.5 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है यू कंप्यूट स्टैटिक्स फ्रॉम स्टैटिक्स बाय स्टैटिक्स सेड बाय, किसने कहा था कि आप कंप्यूट कर सकते हैं स्टैटिक्स को स्टैटिक से, स्टैटिक के द्वारा। किसने कहा है, वॉडिंगटन, टेट, सटक्लफाइड या फॉर्ग्यूसन। तो किसने कहा है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर टेट ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है स्टैटिक्स डील विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन सेट बाय। तो इसको किसने कहा, एक तरीके से स्टैटिक की डेफिनेशन है। ठीक है, तो स्टैटिक की ये डेफिनेशन किसने कहा है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सिम्पसन एंड कुफ्फा ने कहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरमेंट स्केल्स आर टोटलिटी,
मैग्नीट्यूड, इक्वल इंटरवल, अ मिनिमम वैल्यू ऑफ जीरो, ऑल ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। ये प्रॉपर्टीज हैं मेजरमेंट स्केल के। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसीज आर मार्क इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल इन विच मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द डेटा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम या पाई चार्ट। जब इसको किसके एक रेक्टेंगल के फॉर्म में कह रहे हैं रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये कौन सा डायग्राम कहलाता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम या पाई चार्ट। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा हिस्टोग्राम होता है, जो रेक्टेंगल शेप में होता है। When the interpretation of data is to be done at a single glance, the dash is used, frequency polygon, histogram, bar diagram या pie chart। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बार डायग्राम। जब इंटरप्रिटेशन डेटा के कैसे किया जाता है? एक सिंगल ग्लैंस से किया जाता है, दिस इज बार डायग्राम। ना 28 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। टाइप ऑफ एवरेज आर used in the studies of the various branches of psychology and education, mean, median, mode या all of these। तो एवरेजेस के टाइप्स कौन से यूज किए जाते हैं साइकोलॉजी और एजुकेशन के फील्ड में? तो मैंने सेंट्रल टेंडेंसी को क्या बोला था? सेंट्रल टेंडेंसी इज आल्सो नोन एज एवरेज एंड एवरेज कैन बी डिफाइन इन 3 पार्ट, मीन, मोड एंड मीडियन। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड, एवरेज टाइप इज नेम्ड एज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड जो एवरेज है टाइप इज नेम एज ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। एवरेज को हम ज्योमेट्रिक मीन से भी निकालते हैं, ठीक है, इस तरीके से रूट वाला जो फॉर्मूला था। हार्मोनिक मीन से भी निकालते हैं, जैसे a प्लस बी बाई 2 ऐसे करके, ठीक है। तो ये दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। फॉर्मूला ऑफ मीडियन इज, जो मीडियन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एम डी इज इक्वल टू एन प्लस 1 बाई 2 टर्म अपॉन। तो देखो ये दोनों ही होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ये आपका ऑड नंबर के लिए है और ये आपका इवन नंबर के लिए है, ठीक है। तो फॉर्मूला मीडियन का दोनों ही है, याद रख लेना इसको। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 देखिए, मोड कैन बी क्लासिफाइड इन हाउ मेनी टाइप्स। मोड को हम किस टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं? क्रूड मोड, एक्चुअल और ट्रू मोड, बोथ ए एंड बी या नन। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी जो मोड होता है उसको क्रूड और एक्चुअल 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स इज स्टडीड साइमल्टेनियसली, सो दिस कोरिलेशन इज नोन एज। जब एक साथ 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है तो वह रिलेशन क्या कहलाता है? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मल्टीपल रिलेशंस या मल्टीपल कोरिलेशंस कहलाता है। हिस्टोग्राम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो हिस्टोग्राम सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो नाम याद रख लेना, कार्ल पियर्सन। एन ओजीविज आर या ओजिव क्या है? एक क्यूमुलेटिव लाइन ग्राफ, डिस्प्ले या रनिंग टोटल, बोथ ए एंड बी या नन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बोथ एंड ए एंड बी। इस तरीके से आपको एक बार ग्राफ में इस तरीके से एक लाइन दिखाई देती है, वही क्या कहलाती है? ओजिव कहलाती है। जैसे ये यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये क्या है? ओजिव है। द ग्राफ इज नोन है, इस टाइप के ग्राफ को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार डायग्राम, हिस्टोडायग्राम या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बोला जाता है इस टाइप के, जिसमें ओजिव निकालना होता है या ओजिव दिया होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 10, 20, 15, 5 फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर। तो एवरेज के लिए क्या करना होता है? फॉर्मूला होता है समेशन x अपॉन n। तो जो भी नंबर दिए हों इनको आप प्लस कर लीजिए। तो प्लस करते हैं 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, ऐड कर लीजिए इन सबको, तो कितना आ जाएगा? ये 50 आ जाएगा। 50 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो लगभग ये आ जाएगा आपका 12.5, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 36 क्वेश्चंस किए स्टैटिक्स के। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, ताकि मैं कोशिश करूंगी कि जो जो टॉपिक मिलता जुलता आपके सिलेबस से आ रहा है तो उसको मैं इंग्लिश मीडियम में जितना हो सकता है उतना प्रोवाइड कर सकूँ। बट प्लीज़ चैनल पर बने रहिए और जितने नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।